बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। इस वक्त यहाँ रात के 12:30 बजे हैं और इस वक्त मैं अपनी बेटी को भी तंग कर रहा हूँ और उसकी नींद भी ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैं आया हूँ। और आपने टॉस की बात की, क्रिकेट की मोहब्बत, पीएसएल की मोहब्बत हमें खींच के ले आई आपके पास। टॉस की बात की जहाँ तक आपने, तो पहले हमेशा जैसे T20 के अंदर जो जो टीम सेकंड बैटिंग करती है उसको एडवांटेज होता है, स्पेशली टूर्नामेंट के शुरू के अंदर जब टीम्स को इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि इन पिचेस के ऊपर कौन सा पार स्कोर होगा मैच जीतने के लिए। और जब आहिस्ता आहिस्ता टीमें जो हैं वो कंफर्टेबल हो जाती हैं, उनको समझ में आ जाती है कि जैसे इस टूर्नामेंट में समझ में आ गई। हालांकि पहला जो मैच था वो थोड़ा सा जो ना गलत एडवर्टाइजमेंट थी पिचेस के ऊपर। पहले मैच की पिच बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी, लेकिन उसके साथ अगले मैचेस की पिचेस हमें देखते गए कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती गई। हैविंग सेड दैट, टीम्स को एहसास हो गया कि 200 से ऊपर करना है तो मैच जीतना है, वरना हमारा चांस नहीं है, अगली टीमें चेस कर जाएंगी। और पहली टीमें फिर अपना पूरा जोर लगाने लगी, कि कोशिश करने लगी कि वो 210, 212, 215 ठोक दें ताकि वो अगली टीम को बैट आउट कर दें इस टूर्नामेंट के अंदर। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा और इस वजह से टीमें जो थी वो जीतना शुरू हो गई, जिन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम टीमों की बात करें तो पहले उस टीम की बात करते हैं जिसने 5 मैच खेले हैं, पांचों के पांचों हारी है और बड़े मार्जिन से हारी है। तो उनकी टीम में हमें बहुत सारी खामियां नजर आई हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इमाद वसीम अच्छी कप्तानी कर रहे थे और प्लेऑफ में भी लास्ट दफा गई थी कराची किंग्स, और उससे पहले शायद जीती भी थी। तो उसको हटाकर बाबर को कप्तान बनाना क्या ठीक फैसला था मैनेजमेंट का? देखें, बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इस सिचुएशन के अंदर। जब आप पाकिस्तान के कप्तान होंगे तो आपको अगर पीएसएल के अंदर कप्तानी नहीं मिलेगी तो ये एक बहुत बड़ा बाबर आजम के लिए धचका है। ठीक है, उनकी पाकिस्तान की कप्तानी भी क्वेश्चन में आ जाती। काफ़ी मेरे जैसे प्लेयर्स, मेरे जैसे बंदे भी कभी कभी कहते हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तान का कप्तान नहीं होना चाहिए, रिजवान को होना चाहिए। रिजवान का ज़्यादा प्रूवन रिकॉर्ड है कप्तानी के लिहाज से। तो उसके लिए बाबर आजम की पॉलिटिक्स आ जाती है गेम के अंदर। और बीच में सुनने भी आया था कि लाहौर कलंदर जो थे वो बाबर आजम को एक किस्म का चोरी करना चाह रहे थे, स्टील करना चाह रहे थे कराची किंग्स से। हाँ, स्टील करना चाह रहे थे कराची किंग्स से और कोशिश कर रहे थे कि वो एज ए कैप्टन कलंदर के लिए आ जाए। और पाकिस्तान की जब आप कप्तानी करें तो जैसे इस आपकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब अजहर अली पाकिस्तान के कप्तान थे। अजहर अली की T20 के अंदर जगह नहीं बनती, लेकिन उनको पीएसएल के अंदर लाहौर कलंदर ने कप्तान बनाया। जब आप पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हो और पीएसएल खेल रहे हो तो आप एज ए कैप्टन ही पीएसएल के अंदर अच्छे लगते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा फैक्टर था और बाबर आजम एज ए पाकिस्तान कैप्टन, उनकी जगह बनती थी कप्तानी के लिए। T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो एज ए उनकी जो जब टूर्नामेंट खत्म हुआ तो आईसीसी ने उनको एज ए कैप्टन टीम के अंदर शामिल किया, तो उनकी रेपुटेशन एज ए कैप्टन बनती जा रही थी। तो मेरे ख्याल से ये बाबर आजम के साथ भी नाइंसाफी होती कि अगर वो पीएसएल के अंदर कप्तान ना होते। हाँ, इमाद वसीम के लिए आप कह सकते हैं कि एक किस्म का झटका है। इमाद वसीम के लिए एक लाइफ इज नॉट फेयर इन दैट रिगार्ड्स के वो कहें यार मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैंने आपको टाइटल जिता के दिया, आप हमेशा टूर्नामेंट से बाहर हो जाते थे मेरे बगैर, मैंने आपकी टीम को रेलेवेंट किया और फिर भी आपने मुझसे कप्तानी छीन ली। तो मेरे लिए इमाद वसीम के लिए सिर्फ एक ही लाइन है, लाइफ इज नॉट फेयर माई ब्रदर, लाइफ इज नॉट फेयर। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कराची की टीम है उसके ऊपर एक प्रेशर था कि जो बाबर आजम है वो नेशनल लेवल पर कप्तानी कर रहे हैं, तो आप भी उसे कप्तानी दें, या फिर उसे किसी और तरफ से ऑफर भी मिल जाती किसी और टीम की तरफ से तो वो चले जाते हैं। बिल्कुल, अब बाबर कराची के लिए था कि अगर उन्होंने बाबर को रिटेन करना है तो ही हैज टू बी गिवन एज ए कैप्टन एंड एज ए ओपनर, देयर इज नो अदर चॉइस। ठीक है, अच्छा अभी हम आते हैं बाबर आजम की तरफ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बाबर आजम नो डाउट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, बहुत क्लासिकल बैट्समैन हैं, लेकिन अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें तो क्या वो मैच विनर हैं? क्या वो अकेले अपनी एक इनिंग्स के मैच जितवा सकते हैं? ये काफी बहस भी हुई है सोशल मीडिया पर इस बारे में। सर देखिए सर, T20 जो गेम है, ये क्रिकेट का जो जो गेम है, T20 का गेम कभी कभी आपको एक आदमी जिता सकता है। जैसे आपने देखा जेसन रॉय ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली और कोयटा को वो मैच सिंगल हैंडेडली जिता दिया, लेकिन एंड में उसको दूसरे साथियों की भी ज़रूरत पड़ी। वो आउट हुआ तो मैच फिर भी फंसा हुआ था, वो दूसरी तरफ भी जा सकता था, दूसरे साथियों की भी ज़रूरत पड़ी उसको इस लिहाज से। तो अगर हम बाबर आजम और कराची किंग्स का एनालिसिस करें तो इस तरह लगता है कि सारी टीम जो है ना वो बाबर आजम पे इन्हिसार कर रही है कि बाबर आजम रन्स बनाए और हमें मैच जिता के दे। और
क्रिकेट इस तरह की गेम नहीं है। क्रिकेट में आपको सारी टीम ने जान लगानी पड़ती है। कम से कम एक दिन के अंदर 3 से 4 प्लेयर्स ने हाथ खड़ा करना पड़ता है एक मैच जिताने के लिए, स्पेशली जब अगली टीम और आपकी टीम के दरमियान टैलेंट लेवल का एक वास्ट डिफरेंस हो। सबसे बड़ी मुसीबत तो कराची किंग्स को इस लिहाज से हुई है कि कराची किंग्स का जो प्लान ए है वो कभी काम ही नहीं किया। उनका प्लान ए था कि बाबर आजम शर्जील ऊपर से जमा के रन्स बनाएंगे और नीचे से हमारे पावर हिटर आके 15 ओवर्स के बाद हिट लगा के बड़ा स्कोर ठोकेंगे और हमारी जो बॉलिंग है वो फिर बड़े स्कोर को डिफेंड कर लेगी। लेकिन आमिर भी होगा उसमें बॉलिंग के अंदर, हमें उससे भी हेल्प मिलेगी। लेकिन कराची किंग्स को कभी इस तरह की सिचुएशन आई नहीं और कराची किंग्स के पास कोई प्लान बी था नहीं। तो बाबर आजम की आप क्रिकेट को देख लें, मैं आपके सवाल की तरफ वापस आता हूं, तो आप बाबर आजम की क्रिकेट को देख लें। बाबर आजम की क्रिकेट जो है वो आपको प्लेटफॉर्म बना के देता है और प्लेटफॉर्म के बाद आगे आके दूसरे प्लेयर्स ने उसके ऊपर एक मीनार तामीर करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम मैचेस में देख लें, बाबर आजम शर्जील आपको प्लेटफॉर्म दे रहे थे, 10 ओवरों में 70 रन, 10 ओवर में 82 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। तो आगे से जो क्लार्क और नबी आए, उन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा करने के बजाय, मीनार खड़ा करने के बजाय उन्होंने पानी की टंकी खड़ी कर दी और वो भी आगे से बाबर आजम की तरह खेलने लगे, टुक टुक करने लगे। वहां इस तरह की सिचुएशन के अंदर बाबर आजम क्या करे? बाबर आजम को ब्लेम करना कराची किंग की सिचुएशन के लिए मेरे ख्याल से बाबर आजम के साथ ज्यादती होगी। ठीक है, मतलब आपकी बात से यही साबित हो रहा है कि बाबर आजम जो है वो खुद तनहा मैच को फिनिश नहीं कर सकते, उन्हें एक सपोर्ट चाहिए। क्योंकि जी बिल्कुल। पीएसएल की अगर हम रन्स की बात करें तो जो सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं हारे हुए मैचों में वो बाबर आजम के ही हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाबर आजम ने 1000 से ज्यादा रन्स बना रखे हैं और उनकी टीम वो मैच हारी है। जी नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर बाबर आजम की आप क्रिकेट को देख लें, बाबर आजम आपका कंपाइलर है, रन्स आपको कंपाइल करके देगा, लेकिन उसके साथ पावर हिटर्स को अपना काम, अपना रोल बनाना पड़ेगा। हाँ, आप ये सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि क्या हम इस प्लेयर को एज ए ग्रेट प्लेयर कहें, एज ए लेजेंड प्लेयर कहें जो हमें मैच फिनिश करके नहीं दे रहा, क्या हम ये कह सकते हैं? लेकिन आप उससे पहले पाकिस्तानी टीम का रिकॉर्ड देख लें। चलो अभी हम पीएसएल की बात करें, लेकिन आप पाकिस्तानी टीम का भी रिकॉर्ड देख लें। हमारी तो सिचुएशन इस तरह होती थी कि हम 7 पे 3 तो हमने जैसे ना हमारा पक्का होता था 7 पे 3 और मिसबा साहब आगे खड़े हुए, तो कम से कम हमारे अब 7 पे 3 नहीं होती, यानी कि हमारी एक प्रॉब्लम तो फिक्स होगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम फिक्स करने के अंदर उसके कुछ और साइड इफेक्ट निकल आते हैं। तो हमारे इस प्रॉब्लम फिक्स बाबर आजम ने तो कर दी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट निकल आए कि बाबर आजम जो है वो खुद मैच फिनिश नहीं कर पाते, उनको 2-3 बंदों की जरूरत पड़ती है मैच फिनिश करने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट जो है वो 11 प्लेयर्स की है। आप सारा प्रेशर एक प्लेयर के ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है, इंजमाम का भी मेरे ख्याल से यही स्टेटमेंट आया था कि बाबर आजम को अपनी फिनिशिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर वो T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो खैर आगे चलते हैं। लेकिन इस बात से मैं आगे करने के लिए देखें, आप वी आर पुटिंग वे टू मच अनड्यू प्रेशर ऑन बाबर आजम। ठीक है, आप बात कर रहे हैं मैच फिनिश करने की, बाबर आजम करता है ओपन। अब एक बंदा जो है वो ओपन कर रहा है, वो आपको मैच फिनिश करके भी देख, दैट्स नॉट फेयर टू बाबर आजम। मेरे ख्याल से बाबर आजम का जो प्लेटफॉर्म यही है कि 10 ओवरों में आपको 70, 80, 82, 84 करके दे। अगले 10 ओवर में और कोई कम विकेटें हो, 1 विकेट हो, 2 विकेट हो, फिर अगले 10 ओवरों में 8 जो आपके अगले प्लेयर्स हैं वो कम से कम 11 रन की एवरेज के साथ जाएं, 110, 112 रन की ठुकाई लगाएं। अगर आप कहते हैं कि बाबर आजम आपको ओपन भी करके दे, शुरू में विकेट भी बचा के दे और एंड में फिनिश करके भी दे, दैट्स नॉट बाबर आजम गेम, दैट्स नॉट एनीबॉडीज गेम। कौन ऐसा करके देता है आपको? कौन सा ऐसा दूसरा प्लेयर है जो आपको करके देता है? मुझे नाम बताएं। जेसन रॉय आप कहेंगे, जेसन रॉय भी हर मैच में नहीं करता, वो भी शुरू में आता है 30-40 क्विक रन्स देके आउट हो जाता है। बहुत कम प्लेयर बाबर आजम ही कंसिस्टेंट के साथ खेलते हैं जितने बाबर आजम कंसिस्टेंट है रन्स बनाने में। ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट ये था कि अगर बाबर आजम एंड तक नॉट आउट जा रहे हैं तब प्रॉब्लम है। अगर वो पहले आउट जा रहे हैं तब तो उनकी फिनिशिंग का मसला नहीं है। अगर वो जिस तरह 90 नॉट आउट रन किए थे लेकिन मैच फिर भी हार गए थे, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आ जाता है। You are absolutely right in that regards कि बाबर आजम के साथ ये 2-3 दफा हो चुका है। बाबर आजम needs to realize after 13th over he needs to hit out or get out. ये he needs to know that कि या तो वो हिट आउट करे और अपनी स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर कर ले, या गेट आउट होके अगले प्लेयर्स को आने दे, उनको अपना काम करने दे।
ठीक है, आगे चलते हैं। अभी कराची किंग्स का जो फेलियर है, इसमें एक और जो बैट्समैन इन्वॉल्व है मेरे ख्याल से वो शर्जील खान है, क्योंकि बहुत डिपेंड करती है कराची किंग्स टीम पर। और अगर हम पावर प्ले में देखें, जो कब सबसे कम रन रेट है वो कराची किंग्स का ये मेरे ख्याल से सेवन है। तो पावर प्ले में ये 40 से ज्यादा रन नहीं कर पा रहे हैं, तो शर्जील भी कहीं ना कहीं उतने ही जिम्मेदार हैं जितने बाबर हैं। एब्सोल्युटली। मैं लेकिन सच्ची जो बात है, सबसे पहले कराची किंग्स के ऊपर बात करनी है तो कराची किंग्स की जिस बंदे ने टीम सिलेक्शन की है उसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसके पैसे काटने चाहिए, उसको जाके पूछना चाहिए कि भाई तूने मुझसे पैसे लिए थे कि आटा लिया था, कि तूने ऐसा क्यों काम किया। ठीक है, आप कराची किंग्स को देखें, टॉप हैवी हैं लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनका कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर नहीं है जो उनको बैटिंग को कैरी थ्रू कर सके, अच्छा पावरफुल हिटर हो बीच में मिडिल ऑर्डर के अंदर। टॉप ऑर्डर के दो अच्छे प्लेयर्स के पास सारे उसके बाद आ जाते हैं रेलू कट्टे, और वो रेलू कट्टे जो 15 ओवर के बाद चलते हैं। आपने नबी को तीसरे नंबर पे लेके आए। मोहम्मद नबी की जो है ना पोजीशन, वो तीसरे नंबर पे नहीं है। मोहम्मद नबी की पोजीशन है जो इस मैच, जो अपनी वो आखिरी मैच में वो खेले थे, वो छठे सातवें वाले प्लेयर्स हैं। आपने छठे सातवें प्ले वाले प्लेयर्स को इतनी भारी जिम्मेदारी दी और उसको तीसरे नंबर पे लेके आए जिसका वो निभा नहीं सके। और मेरे ख्याल से मोहम्मद दो मैचेस जो कराची किंग्स हारी है वो मोहम्मद नबी की इनफेक्टिवनेस और जो क्लार्क की इनफेक्टिवनेस की वजह से हारी है। जब आपको दो मैचेस के अंदर, एक मैच के अंदर 10 ओवर में 70 रन का प्लेटफॉर्म मिला, दूसरे मैचेस में 10 ओवर में 82 रन का प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद आपने आकर बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से कराची किंग्स के जो लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर स्पेशली, और लोअर ऑर्डर की इनइफेक्टिवनेस की वजह से कराची किंग ट्रबल में है। और दूसरी बात, जो मेन जो कराची किंग की बैटिंग इतनी की बुरी जा रही है कि हम उसकी बॉलिंग के ऊपर हम बात ही नहीं कर पा रहे। उनकी बॉलिंग भी कोई इतनी खास नजर नहीं आ रही। हैविंग सेड दैट, एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं कराची किंग्स के फैन को यह बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पीएसएल के अंदर एक रिवाज है कि जो टीम शुरू में हारती हो रही हो ना, वो कभी ना बहुत खतरनाक कमबैक करती है। मुल्तान सुल्तान ने लास्ट ईयर किया था, 4 मैचेस हारे थे, 5 में से एक मैच जीता था और कमबैक किया था, और टूर्नामेंट जीता था। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी पहला जो पीएसएल था, शुरू के 4 मैचेस हारे थे और फिर कमबैक किया था और टूर्नामेंट जीता था। तो अब मेरा सोच है क्या कराची किंग ये कर सकती है, लेकिन जब मैं कराची किंग्स की टीम को देखता हूं ना, तो मैं देखता हूं कि उनके दरमियान और दूसरी टीमों के दरमियान टैलेंट लेवल का इतना कोई बड़ा गैप है जिसकी वजह से ना उनको प्रॉब्लम्स आ रही और प्रॉब्लम्स होंगी। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा मसला है, नंबर 1। और नंबर 2, आज 6 बजे तक पीएसएल के अंदर ट्रेड हो सकती है। ठीक है, 2 दिन की ट्रेड की विंडो है। आज 6 बजे तक क्या कराची किंग्स कोई ट्रेड करेगी? कोई जैसे उमर अकमल को वो ला सकते हैं कोयटा ग्लैडिएटर से, क्योंकि उमर अकमल कोयटा में नहीं खेल रहे, तो कराची किंग्स को उमर अकमल जैसा कोई प्लेयर बीच में डाल के कुछ शेकअप करें, कुछ अपना कुछ अच्छा कोई एडिशन करें। तो आज 6 बजे तक क्या कराची किंग्स सलमान इकबाल थोड़े पैसे खर्च करके, थोड़े अपना रिसोर्सेज यूज करके, क्या कोई ट्रेड करके कोई प्लेयर अंदर ला सकते हैं? देखते हैं इसके ऊपर अपनी टीम को इंप्रूव कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कराची किंग्स के फैन के लिए, पीएसएल के लिए, क्योंकि हम पीएसएल में कराची किंग्स के फैन को बहुत अच्छे चाहते हैं कि वो बने रहें और वो कराची किंग्स जो है वापस कम बैक करे इस टूर्नामेंट के अंदर अगले हाफ के अंदर। ठीक है, अच्छा, एक अच्छी खबर ये है शायकीन के लिए, खासतौर पर लाहौर के, कि जो लाहौर में मैचेस होंगे 15 तारीख तक, वहां पर 50% क्राउड अलाउड है, जो कि कराची में 25% था। और 16 तारीख से फाइनल तक 100% क्राउड अलाउ होगा, लेकिन वैक्सीनेशन मस्ट है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जब क्राउड आता है तो प्लेयर्स के अंदर भी ज्यादा जोश होता है परफॉर्मेंस दिखाने का। चले, मैं इसे कहूंगा इसी बहाने चले हमारे शायकीन, क्या पता इसी बहाने वैक्सीन ही लगा ले। तो तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, मुझे दिसंबर में फुली वैक्सीनेटेड हूं, लेकिन दिसंबर में मुझे कोरोना हुआ था और मेरे 2 महीने जो थे काफी टफ गुजरे। तो मेरे आप सब दोस्तों से कहूंगा, अगर आपका चांस लगता है जरूर वैक्सीन लगाइए। यहाँ पर जाली वैक्सीनेशन कार्ड भी बन रहे हैं, तो ये जाली मत लगाइए ना, जाली बनाइए वैक्सीनेशन कार्ड, आप लगाइए वैक्सीनेशन। जहां से आपको अच्छी मियारी क्वालिटी वैक्सीनेशन मिलती है, जाकर लगाइए जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं कोयटा की तरफ। तो कोयटा पर बात करते हैं, लेकिन पहले आपने वो मतनाज़ा बयान सुना होगा सरफराज और सलमान बट के दरमियान जो हुआ था, मालूम है ना आपको? तो उसके बारे में आपकी क्या राय है?
देखें सलमान बट को अब माफ कर देना चाहिए। अब कितना हम सलमान बट को एक ही बात पर तनकीद करें, लेकिन सलमान बट और आमिर के साथ ये प्रॉब्लम है। अब देखें आमिर ने जब हल्का सा चेजा लिया हरभजन सिंह से, हरभजन सिंह ने वापसी चमाट एक किस्म का लगाया आमिर को कि फिक्सर कह के, ठीक है। और जब भी सलमान बट की कोई भी चुपती हुई बात किसी भी अगले प्लेयर को कहेंगे या कोई भी ऐसा तनकीद करेंगे जिसमें अगले प्लेयर को तनकीद फील होगी, तो अगला प्लेयर उसको सीरियस नॉन सीरियस लेकर उनको वापसी जवाब दे सकता है और कह सकता है कि अब फिक्सर की बात सुनूंगा। ये एक दफा आपने ये जुर्म इस तरह का कर दिया है तो आपको अब सजा तो काटनी पड़ेगी। सलमान बट को अपनी थिक स्किन, आमिर को अपनी थिक स्किन इस लिहाज से करनी पड़ेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, सरफराज जो है ना, सरफराज को अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए। मुझे लगता है उसको आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। और सरफराज जो है बहुत ज़्यादा मासी मुसीबतें वाला रोल अदा करता है। शादियों के अंदर फपोज जो लड़ी होती हैं वो वाला रोल अदा करता है। तो मेरे ख्याल से सरफराज को अपने ऊपर काम करना चाहिए, तनकीद को हैंडल किस तरह किया जाता है वो करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरफराज को अब ये जान लेना चाहिए कि अब उसका कैरियर जो है वो ढलान की तरफ है। अब शायद वो पाकिस्तान की तरफ से ना खेल पाए। कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान भी वो ज़बरदस्ती बना हुआ है और अब उसको एज ए मोर ऑफ ए मेंटोर रोल में आना चाहिए और अब लोगों को गाइड करना चाहिए और अपने लिहाज से थोड़ा सा टेक इट इजी करके थोड़ी सी बैक अप्रोच लेनी चाहिए। आप टीम की बात कर रहे हैं, मुझे तो कोयटा में भी अगली बार उसकी जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही। खैर ये जो अगर सच्ची दोस्त मैं आपको काट रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, अगर मैं इस वक्त मालिक हूँ कोयटा ग्लैडिएटर का तो मैं तो अभी भी उसको टीम में ना रखूं। आप खुद बोलें, उमर अकमल की एक टांग जो जिस तरह सरफराज खेल रहा है, उमर अकमल एक टांग और 220 पाउंड होकर भी सरफराज से अच्छा खेल सकता है, सरफराज से अच्छी इस वक्त कीपिंग कर सकता है। आप उमर अकमल को चांस दें, वो आपको डिविडेंड देगा इस बैटिंग यूनिट के साथ। तो मेरे ख्याल से उमर अकमल के साथ भी ज्यादती हो रही है। उमर अकमल जो है मेरे ख्याल से टेक्निकली खेल नहीं सकते। कोई प्लेयर अगर अनफिट होगा तो मेरे ख्याल से तब आ सकते हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है। आई डिड नॉट नो दैट, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं समझ वो पिक हुए हैं तो शायद इसी वजह से वो टीम के साथ हैं, तो शायद वो खेल सकते हैं। अगर इस तरह है तो मैं सॉरी करता हूँ इस लिहाज से। अच्छा ठीक है, अभी दोबारा वो सलमान बट के मामले की तरफ चलते हैं। तो जो सलमान बट ने बात जो की थी, कमेंट जो किया था, वो सरफराज की कप्तानी पर किया था, कोई पर्सनल अटैक नहीं था। लेकिन जो सरफराज ने अटैक किया वो फौरन ही पर्सनल अटैक था। तो ये सरफराज के अंदर की फ्रस्ट्रेशन है कि जब से वो टीम से बाहर हुए, जब से इसे कप्तानी दी गई है, तब से आपने वीडियो भी देखी होगी, नसीम शाह हाथ जोड़ रहे थे टीम सेट करने के लिए। तो मतलब अब बॉलर्स को भी मिन्नतें कर रही है कि हमें अपने हिसाब से सेट कर रही है। तो सरफराज को थोड़ी देर के लिए टीम से ब्रेक लेना चाहिए या उसे कैप्टनसी छोड़नी चाहिए, करना क्या चाहिए आखिर? देखें, पाकिस्तान के अंदर तो कोई भी पोजीशन नहीं छोड़ता, आपको खुद फैसला करना पड़ता है और मालिक जो होता है वो टीम का, उसको फैसला करना पड़ता है। और मुझे पाकिस्तान में एक चीज जो नजर आ रही है कि हमारे जो टीम के मालकान है वो कुछ ज्यादा ही लॉयल्टी दिखाते हैं अपने टीम प्लेयर्स के साथ। और जो टीम आप देख लें, आप जो लॉयल्टी नहीं दिखाती वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उनकी हमेशा टीम तगड़ी से तगड़ी आती है। ठीक है, मोहम्मद शमी को उन्होंने कप्तान बनाया, उनकी जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई उनको निकाल बाहर किया। सेम थिंग मिसबाउल हक को कप्तान बनाया, लेकिन उनको लगा अब मिसबाउल हक किसी काम के नहीं है, उनको कोच बना दिया। कोच में भी उनको दम नहीं दिखा तो टीम से बाहर कर दिया। तो मेरे ख्याल से सारी टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट स्किल के ऊपर, स्पेशली कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स वालों को और थोड़ा सा कोयटा ग्लैडिएटर वालों को भी थोड़ी सी मैनेजमेंट स्किल के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड से थोड़ा सा, मेरे ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले जो है ना कॉर्पोरेट ओनर्स हैं, उनको पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरह चला जाता है और वो टीम को भी ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह चला रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसलिए वो ज्यादा कामयाब है। तो अगर ओनर को, सरफराज को फैसला करना चाहिए कि भाई मेरी टीम को इस वक्त ये कप्तान हर्ट कर रहा है। आप खुद देख लें सरफराज की एनर्जी लेवल, वो बंदा उस वक्त, ऐसे वक्त में भी आप सरफराज की शक्ल दिखाते हैं, कैमरा बार बार शक्ल दिखाता है, आपकी टीम जीत रही है, फिर भी आपके चेहरे पे 12 बज रहे होते हैं, और वो किस तरह का मैसेज जा रहा होता है बाहर अपने प्लेयर्स को, अपने किस तरह का कॉन्फिडेंस वो दे रहा होता है अपने प्लेयर्स को।
अगर आप शेरों की तरह, एक आप अगर कहते हैं ना कि आप आपके पास भेड़िए भी हो पर उसका लीडर शेर हो, तो उस भेड़िए भी शेर की तरह लड़ते हैं। पर अगर आपके पास क्या कहते हैं शेरों की टीम भी हो, तो अगर उसका लीडर बकरी हो तो बाकी वो जो है ना वो टीम भी जो है वो बकरी की तरह लड़ती है। मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर की सबसे वीकेस्ट लिंक जो है वो इस वक्त सरफराज अहमद है, और वो कॉस्ट कर रहे हैं उनको। इतनी बेहतरीन टीम जो है, मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर कम बैक करेगी जरूर, लेकिन वीकेस्ट लिंक जो है कोयटा ग्लैडिएटर का सरफराज है। और इतनी बेहतरीन टीम के कप्तान जो है सरफराज को नहीं होना चाहिए, किसी और को होना चाहिए। इफ्तिखार भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे कैंडिडेट है। अच्छा, आपने वीकेस्ट पॉइंट की बात की था, शायद अफरीदी वीकेस्ट पॉइंट नहीं है कोयटा का, मुझे तो लग रहा है वो भी है। सही बात कह रहे हैं। अब देखो ये एक और आपकी बात में बहुत ज्यादा वजन है, मैं अपना अल्फाज वापस लेता हूं। और देखें, जब मैं बच्चा होता था तो मैं शाहिद अफरीदी को देखा करता था, और मैंने अपने आप को कहा था कि जब तक शाहिद अफरीदी खेलता रहेगा तो मेरा बचपना कायम रहेगा। तो अब मैं कहता हूँ मेरा बचपना अब छूट जाना चाहिए, शाहिद अफरीदी को रिटायर हो जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से वाकई आपने सही कहा कि उनको साइड पे बैठकर कह देना चाहिए कि उनकी ना कमर में दर्द हो गया, वो अब नहीं खेल पा रहे, और साइड में बैठ जाएं, टीम को मेंटोर करें। और उनकी भी जगह नहीं बनती टीम के अंदर, उनकी तो बिल्कुल ही जगह नहीं बनती टीम के अंदर। और ज्यादती कर रही है लाहौर कलंदर अपने प्लेयर्स के साथ, ज्यादती कर रही है अपने फैंस के साथ, ज्यादती कर रही है पीएसएल के साथ कि शाहिद अफरीदी को खिला रही है। 11 में उसकी जगह नहीं बनती। खुर्रम शहजाद के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। पिछले पीएसएल के अंदर उसने बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन उसकी 11 में जगह नहीं है। और सेम थिंग आप देख लें, जो सिंध के हमारे बेहतरीन हैदराबाद के बॉलर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो लेग स्पिन कराते थे पिछले साल, जुल्फकार, जो जाहिद महमूद, जो पिछले साल कोयटा की तरफ से खेले भी, उसके साथ ज्यादती हुई है कि यार उसको होना चाहिए था टीम के अंदर। मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी ने एक अच्छे अपकमिंग यंगस्टर की जगह ले रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर फॉर हिम, दैट्स नॉट फेयर फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट एट ऑल। इसके अलावा प्लेयर्स को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि टीम तो मेरे ख्याल से अगले 5 साल तक भी शायद अफरीदी को ले लेंगे, क्योंकि जितनी उनकी फैन फॉलोइंग है, तो टीम को स्पॉन्सरशिप बहुत आती है, पैसा बहुत मिलता है, तो वो तो ले लेंगे। लेकिन शायद अफरीदी को खुद सोचना चाहिए कि अब वो किसी यूजर की जगह ले रहे हैं तो ये ज्यादा कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस तरह नहीं सोचता। आप पैसा कोई भी नहीं छोड़ता, भले कितने कम हो कितने ज्यादा हो, पैसा कोई नहीं छोड़ता। ठीक है, लास्ट में अगर कोयटा की अगर हम बात करें तो आजम खान को रिलीज करना आपके ख्याल से गलत फैसला था कोयटा के लिए? देखें, उनके पास प्लेयर बहुत ज्यादा थे, प्लस मोइन खान का जो बयान था कि वो चाहते हैं कि आजम खान विकेट कीपिंग करें, और सरफराज जो है, क्योंकि सरफराज का अब चांस नहीं बन रहा नेशनल टीम के लिए, तो वो आजम खान को चांस दें एज ए विकेट कीपिंग ऑप्शन के तौर पर। मेरे ख्याल से ये कॉस्टली हो गया वो बयान। और सरफराज आपको पता है वो थोड़े सेंसिटिव हैं, उन्होंने बात की होगी ऊपर, और वो अपनी टीम को कुर्बानी दे देंगे, टीम को हर्ट कर देंगे। और पिछला सीजन जो है सरफराज की पूरी टीम कोशिश करती रही कि किसी तरह सरफराज की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, और वो उनको पूरा पीएसएल कॉस्ट कर गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी थी, इस चीज पॉलिटिक्स ने ये जो ट्रेड हुई है प्योर पॉलिटिक्स थी, और वो उसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को फायदा हुआ और कोयटा को नुकसान हुआ, क्योंकि सरफराज अगर बैठते हैं तो कीपिंग कौन करेगा? आजम खान ही करेगा। ठीक है, अच्छा अभी हम आते हैं लाहौर की तरफ। तो लाहौर की बैटिंग अगर हम देखें तो फखर जमान ने 5 इनिंग्स में 356 रन किए हैं, जो कि टॉप स्कोरर भी हैं, और जो दूसरे नंबर पर हैं उससे मेरे ख्याल से 100 रन का फर्क है, तो काफी ज्यादा रन किए हैं। लेकिन अगर हम दीगर बैट्समैनों की तरफ देखें तो अब्दुल्ला शफीक ने 149 किए हैं, और तीसरा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने 100 रन की हद भी अबूर की हो। हफीज ने 90 रन किए हैं, और कामरान गुलाम ने आई थिंक 97, 100 के करीब रन किए हैं। तो अगर कभी फखर फेल हुए तो उनका हाल भी कराची की तरह ही होने वाला है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उनका भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा। यार, आप दिल चीरने वाली बातें कर रहे हैं कि लाहौर मेरी टीम है, मैं लाहौर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, पर लाहौर मुझे आपकी जो जैसे कहते हैं ना पेशगोई, मुझे कभी कहीं कहीं सच साबित होती हुई नज़र आएगी अगले मरहले के अंदर। और लाहौर मुझे लगता है हमारा हाल वही, हम उनके जो फैंस हैं वही हाल करेगी जो पिछले 6 सीजन में हमारा होता जा रहा है, और स्पेशली जो लास्ट सीजन हमारे साथ हुआ था कि बेहतरीन स्टार्ट के बाद और कोलैप्स, और हमारे दिल चीर के रखे उन्होंने। तो अब आप खुद देख लें, फखर जमान की हिस्ट्री देख लें, वो हॉट एंड कोल्ड प्लेयर हैं, अभी वो हॉट हैं, ब्रेक आ गई है, अब आगे क्या आता है
अब हमें नहीं पता फ़खर जमान के बारे में। और लाहौर ऑर्डर का पूरा मिडल ऑर्डर देख लें, डेविड वीज़ा, हफीज़ तो कहीं भी प्रेशर सिचुएशन के अंदर आप उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमने हफीज़ के 20 साल कैरियर से तो ये बात तो हमें सीख लिया, और हफीज़ तो बिल्कुल चेकड आउट लगे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और मेरे ख्याल से लाहौर का जो मिडल ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा वीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और हमें पता है कि उस जैसे ही प्रेशर आएगा वो प्रेशर को संभाल नहीं सकते। तो लाहौर की प्लस पॉइंट क्या था, नीचे से राशिद खान आ रहा था, बैटिंग कर रहा था, वो छक्के लगाता है, वो एक प्लस पॉइंट है, मुझे अच्छा लगता है नीचे से राशिद खान। लेकिन हैविंग सेड दैट, लाहौर का प्लस पॉइंट है उनकी बॉलिंग, ठीक है। लेकिन जो पहले हाफ के अंदर मुझे लगा, जो मुझे दिखा, वो आगे मुझे और झटका लगा कि लाहौर ने 2 बारी 200 प्लस रन चेस करवा लिए, जो मैच जो वो हारे। और एक मैच जो इस्लामाबाद, क्या कह रहे हैं, इतनी अच्छी बॉलिंग होने के बावजूद 2 बारी उन्होंने 200 प्लस रन चेस करवा लिए। और एक मैच वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीते हैं जिसमें आखिरी ओवर में आसिफ से 12 रन नहीं बने, वरना वो मैच भी वो हार गए थे, ठीक। 212 रन थे, वो भी उन्होंने ऑलमोस्ट चेस करवा लिए थे। तो इतनी, कहते हैं ना कि इतनी अच्छी बॉलिंग होने के बावजूद भी अगर उनका ये बॉलिंग अंदर ये हाल है, और बैटिंग फ़खर जमान के इर्द गिर्द घूम रही है। और जिस दिन फ़खर जमान कोल्ड हो गए, और फ़खर जमान वैसे ना विकेट के प्लेयर हैं, अगर उनको विकेट अच्छी मिल रही है, गेंद उनके विकेट बल्ले पे चढ़ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि लाहौर के अंदर भी उनके बल्ले पे चढ़े। अगर नहीं चढ़ेगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना फिर एक दफ़ा अपना खून के आंसू रोते हुए, दिल रोता हुआ मुझे आप पाएंगे। कोयटा क्वालिफाई कर जाएगी, लाहौर और कराची घर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इनके कप्तान होते थे लाहौर के सुहेल अख्तर साहब, आजकल वो टीम में नजर नहीं आ रहे और वो शायद 12th मैन बने हुए हैं, पानी पिला रहे हैं। हाँ, तो ये क्या फैसला था, उसको गलत फैसला था क्या, या आज उनके बैट्समैन इतने हो गए हैं कि उनकी कप्तान टीम में जगह नहीं बना पा रहा है, एक्स कप्तान, ये क्या मामला है? सर देखें, मैं ज्यादा कहता नहीं हूं, लेकिन हमने ऑडिटर, मैं एक अकाउंटेंट हूं, ऑडिटिंग हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। हम अक्सर देखते हैं कि जब अभी कभी आपकी ना फेलियर के बावजूद अगर आपकी टीम चेंज नहीं हो रही ना, आपकी मैनेजमेंट चेंज नहीं हो रही ना, फिर दाल में कुछ काला है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ तो लाहौर बहुत ज्यादा अनलकी है, या लाहौर की दाल में कुछ काला है। तो उम्मीद करते हैं कि दाल में कुछ काला ना हो, बहुत ज्यादा अनलकी हो। तो हैविंग सेड दैट, सुहेल अख्तर सुहेल जो थे, वो जो टीम के कप्तान थे, वो भी मुझे कुछ लगता है कि दाल में कुछ काला है। वो तो मैं ज्यादा उसके आगे नहीं जाना चाहिए, PSL हमारा टूर्नामेंट है, तो बट इस दफा उन्होंने अच्छा कप्तान चूज किया, और सुहेल की कभी भी टीम में जगह नहीं बन रही थी उसकी। आप देख लें, अगर उसकी जगह डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर नहीं बनती, आपने उसको PSL की टीम का कप्तान बनाया हुआ था, ये आप लाहौर के फैंस के साथ ज्यादती कर रहे थे। गलत फैसला था, सुहेल अख्तर से 2 सीजन कप्तानी की उन्होंने, तो गलत फैसला था, बहुत ज्यादा गलत फैसला था सर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मुल्तान की तरफ। मुल्तान के पास हमारे पास ज्यादा बात करने के लिए कुछ है तो नहीं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। लेकिन फिर भी अगर मैं खुशदिल शाह की बात करूं तो उनका जो रोल था वो एज अ बैट्समैन थे और फिनिशर का रोल था। लेकिन 5 मैचेस 7 थे, मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पर हैं। तो आप देख रहे हैं कि खुशदिल शाह मुस्तकबिल में आपको प्रॉपर ऑलराउंडर खेलते हुए नजर आए नेशनल लेवल पर? अच्छा, मुल्तान के ऊपर बात करनी चाहिए हमें, ठीक है। मुल्तान ने हमारा मुंह तो बंद किया हुआ है कि 5 बेहतरीन किस्म के मैच जीत कर, और इस वक्त अच्छी टीम लग रही है मुल्तान, लेकिन मुझे उनकी बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है। अगर आप बॉलिंग के ऊपर, हालांकि खुशदिल शाह ने डिलीवर किया, 9 विकेटें मेरे ख्याल से अब तक ले चुके हैं, और टिम डेविड भी उनकी तरफ से बॉलिंग करा रहे हैं। लेकिन अगर आप बॉलिंग के ऊपर खुशदिल शाह और टिम डेविड के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं तो देन यू आर इन ट्रबल इन दैट रिगार्ड्स। और यही मेरे ख्याल से आपका आंसर भी यही बात आंसर भी आपका मुझे दे रहा है। मैं देखें, खुशदिल शाह हैज टू प्रूव दैट ही हैज अ गुड ऑलराउंडर, ठीक है। हम पिछले डोमेस्टिक सीजन्स में ये एक चीज देख चुके हैं कि खुशदिल शाह कोई इतने ज्यादा बेहतरीन बॉलर नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई आपको करिश्माती तौर के ऊपर, कोई मौजूदाती तौर के ऊपर उनको एक कोई घोर आ गया, कोई बॉलिंग समझ में आ गई है। कुछ मुश्ताक अहमद ने जो कोच हैं, स्पिन कोच हैं मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने कुछ उनको सिखा दिया ऐसा गुर कि वो ऑल ऑफ सडन एक बेहतरीन बॉलर नजर आ रहे हैं, एक बहुत ही टाइट बॉल करा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस मोर ऑफ अ लक
और लॉ ऑफ एवरेजेस जो है वो दूसरे हाफ में आ जाएंगी वापस, और खुशदिल शाह और टिम डेविड को खूब कुटास लगेगी, और मुल्तान सुल्तान मैचेस हारेगी, क्योंकि मैचेस हारेगी इन दो बॉलर्स की वजह से क्योंकि अगली टीम्स जो हैं वो फुल अटैक को जाएंगी टिम डेविड और खुशदिल शाह को, और शायद खुशदिल शाह इसकी वजह से विकेट भी ले जाएं, पर मेरे ख्याल से ये इनका वीक लिंक है। उनके पास 5 बॉलर नहीं है, बल्कि उनके पास अच्छा अटैकिंग फास्ट बॉलर भी है, उसकी भी कमी है। मेरे को बहुत उम्मीदें थी जो उनका सिंध के जो प्लेयर है, मेरा नाम एकदम से निकल गया उनका, शाहनवाज धानी। मेरे को बहुत उम्मीदें थी शाहनवाज धानी से, लेकिन उसने एकदम से जंप लगाई है, लेकिन जब जैसे ही बैट्समैन उसको समझते जा रहे हैं ना, तो वैसे वैसे उसको कुटास लगती जा रही है, उसकी जो नॉवेल्टी थी वो खत्म हो गई है, और उसकी वैरायटी जो थी अब वो समझ में आ गई अगले बैट्समैनों को, और वो अगली कोई नई वैरायटी लेके नहीं आ रहा अपनी बॉलिंग के अंदर शाहनवाज धानी, और उसकी एक किस्म की ग्रोथ जो है एक जगह जाके रुक गई है। तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न है शाहनवाज धानी के ऊपर। ठीक है, हाँ, शाहनवाज धानी का रही है, फिर अनवर अली भी मेरे ख्याल से मुसलसल पिटते ही जा रहे हैं। इमरान ताहिर के पास अनवर अली ने कभी भी आपको बॉलिंग के अंदर कभी भी डिलीवर करके नहीं दिया, हमेशा बैटिंग के अंदर डिलीवर करके दिया, आपको बॉलिंग के अंदर कभी भी डिलीवर करके नहीं दिया, ना कोटा ग्लैडिएटर के लिए, ना पाकिस्तान में नीचे से आके दूसरी पाकिस्तान के लिए, ना डोमेस्टिक लीग्स के अंदर। हमेशा आपको नीचे से आकर बैटिंग के अंदर बेहतरीन नीचे से आकर पावर हिटिंग करके डिलीवर किया है, लेकिन ऊपर से रिजवान इतनी बॉलें खा जाते हैं कि उनका टाइम ही नहीं मिलता, उनको नीचे से उनकी बैटिंग ही नहीं आती। ठीक है, मतलब ऐसा बॉलर टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं है ना, उनके पास ऑप्शन नहीं। उनके इस वक्त सबसे अच्छे बॉलर जो हैं वो मुजरबानी है, लेकिन मुजरबानी जो है उनकी, क्योंकि वो लिमिटेड है कि फोर ही फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हैं, तो मुजरबानी इतना एक ही मैच मेरे ख्याल से खेलें, वो आ नहीं सकते टीम के अंदर, तो इसलिए मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होगी। तो लेकिन मेरे ख्याल से ब्लेसिंग मुजरबानी को खिलाना चाहिए, सोहेल तनवी का नाम ले रहा हूँ, ब्लेसिंग मुजरबानी को खिलाना चाहिए, उसकी टीम के अंदर जगह होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं जल्दी की तरफ। तो 5 मैच खेले हैं उन्होंने और 3 मैच हारे हैं, तो ये भी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। तो जल्मी को अब कैसे जायजा लेते हैं, उसमें क्या मसला नजर है? बहुत अच्छी बात है कि जल्बी के अंदर एक डायनामिक, एक बहुत ही खतरनाक, एक गेम चेंजिंग प्लेयर आने वाले हैं लिविंगस्टन, जो उनको एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मारेंगे और एक अच्छा उनके लिए बूस्टअप होगा। जल्मी को अब कामरान अकमल के ऊपर सोचना पड़ेगा कि उनका जो उन्होंने आखिरी पिक करके कामरान अकमल के साथ एक किस्म का ना दोस्ती निभाई, याराना निभाया, और उसके बाद उनके नखरे भी उठाए। मेरे ख्याल से जल्मी को सोचना पड़ेगा और कामरान अकमल को साइड लाइन करना पड़ेगा। अब पीएसएल से पहले कामरान अकमल लेजेंड क्रिकेट खेल के आ रहे थे बुड्ढों के साथ, मेरे ख्याल से अब उनकी उधर ही जगह बनती है, उनको आप पीएसएल में ना खिलाएं तो बेहतर रहेगा। और जल्मी, और देखें कामरान अकमल 39 ईयर्स ओल्ड के हैं, लेकिन आपको 39 में पाकिस्तानी 4 ईयर्स प्लस करने पड़ेंगे। तो इन माय ओपिनियन ही इज 43-44 ईयर्स ओल्ड, और वो लग भी रहे हैं। कल पिछले मैच के अंदर मैंने उनको देखा कि वो पिछले साइड से उन्होंने चौके ऐसे दे रहे हैं, और कोई भी लेग साइड पर अगर वाइड आ जाए तो वो वाइड तो होती है और चौका भी होता है वो कामरान अकमल से नहीं रुकती वो गेंद। और कामरान अकमल के सारे कैचेस जो है ना इस वक्त वो डिफिकल्ट कैचेस हैं, हार्ड कैचेस हैं। तो मेरे ख्याल से कामरान अकमल के ऊपर सोचना चाहिए जल्मी को। और जल्मी का प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। एक साजिद महमूद वापस आ गए, साजिद महमूद उनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। वहाब रियाज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही उनकी तरफ से, बहुत ज़्यादा कंसर्न है मेरे लिए वहाब रियाज का। लेकिन जल्मी के काफ़ी ज़्यादा कोविड के इश्यूज भी चल रहे थे, तो उम्मीद करते हैं कि वो सब सेटल होके तो अब वापस कम बैक करें। तो एक चीज़ मैं जल्मी के बारे में देखता हूँ यार, जल्मी जो है ना, पिछले साल मैंने जल्मी को बहुत ज़्यादा लो ग्रेड किया था, लेकिन एक चीज़ मैंने जल्मी के बारे में देखा ना, जल्मी जो है ना अपने टैलेंट लेवल से ना हमेशा ना ऊपर खेलती है। अगर वो उसका टैलेंट लेवल 6 है ना, तो वो हमेशा आपको 8 का डिलीवर करके देती है। तो इसलिए मैं जल्मी को ना रेट लो नहीं कर सकता, और मुझे लगता है ये कैसे ना कैसे मरते खड़ते कहीं ना ये क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ्स के लिए। मुझे लगता है कर जाएंगे आराम से प्लेऑफ्स के लिए। ठीक है, अगली टीम की तरफ चलते हैं। मेरे पास आखिरी टीम रह गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो उनकी भी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। वो कि वो 2 मैच हारे हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है। तो अगर हम इस्लामाबाद की अच्छी परफॉर्मेंस का राज देखें, तो क्या ओपनर्स हैं जो आके फौरन आपको एग्रेसिव स्टार्ट करके देते हैं? एलेक्स हेल्स हो गए या
ये दूसरे स्टर्लिंग हो गए, तो उनकी जो कामयाबी का राज है वो यही है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा रन रेट है पावर प्ले में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही है। विकेट्स खोने से भी ये घबराते नहीं है, विकेट्स भी गिर जाती हैं लेकिन स्कोर इनका हाई होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर आप गेम प्लान देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का गेम प्लान इज ऑलमोस्ट लाइक इंग्लैंड की जो टीम का गेम प्लान है। गो आउट देयर, एक्सप्रेस योरसेल्फ, हिट आउट, अगर हिट नहीं लग रही तो गेट आउट, वी हैव अदर प्लेयर्स हु कैन डू द जॉब फॉर यू, राइट। तो आप देख रहे हैं आप, लेकिन एक बात है कि आप पॉल स्टर्लिंग उनके जा रहे हैं तो उनका वो शूज कौन फिल करेगा, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं मेरे ख्याल से। और उनका देख लें 1 से लेकर 10 तक वो सारे बैट करते हैं, तो हाँ सारे बैट करते हैं और सारे बड़ी हिट लगा सकते हैं और सारा क्विक आपको 30s 40s नीचे से आके दे सकते हैं। फॉर दैट रीजन इस्लामाबाद इज नेवर आउट ऑफ द गेम, स्पेशली चेजिंग, ठीक है। बीच में आके जो शादाब जो बैट से परफॉर्म कर रहा है ना, वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस बन गया है, ठीक है। वो एक वो इस तरह का परफॉर्म कर रहा है जिस ऐसा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन आपको कराची किंग्स के अंदर चाहिए। और शादाब एज ए ऑलराउंडर वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, प्योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह परफॉर्मेंस कर रहा है। और ना सिर्फ वो बैट से परफॉर्मेंस कर रहा है, बैट से आपको परफॉर्म दे रहा है, बॉल से विकेटें भी लेके दे रहा है। डायनेमिक शादाब की इस वक्त कप्तानी भी बेहतरीन जा रही है, फील्डिंग भी वो क्लास की कर रहा है और आपको बॉलिंग भी अच्छी करके दे रहा है और बैटिंग भी अच्छी करके दे रहा है। वर्ल्ड कप के बाद मेरे ख्याल से उसकी फिटनेस लेवल वापस आई है और वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया को भी मुसीबत में डाला हुआ था। मेरे ख्याल से शादाब जो है वो अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड की फाइनल में जगह पक्की है। और मेरे ख्याल से इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड एक कंप्लीट टीम है, उसके पास एक अच्छा लेग स्पिनर भी है, हसन अली जैसा एक वेपन भी है जो इस वक्त सो रहा है लेकिन कभी भी चल सकता है, ठीक है। और वसीम जूनियर जैसा एक अच्छा ऑलराउंडर भी है जिसकी बॉलिंग बेहतर से बेहतर हो रही जा रही है, ग्रोथ उसमें हर मैच के बाद उसकी ग्रोथ होती जा रही है। आप उसकी ग्रोथ यही देख ले कि पिछले सीजन के अंदर वो टेढ़ा आकर वो उसका रनअप था, उसका रनअप भी अब कितना प्यारा कितना खूबसूरत हो गया है और बॉल भी उसकी यॉर्कर्स भी इतनी अच्छी हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद फाइनल में तो इसकी जगह पक्की है। मुल्तान सुल्तान की में अभी भी मुझे थोड़ा सा शक है, थोड़ा सा डाउट है कि अब मुल्तान सुल्तान शायद मैच हार जाए थोड़े बहुत, लेकिन फाइनल और शायद प्लेऑफ्स के अंदर उसको ट्रबल हो। लेकिन मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड की ट्रबल नहीं लग रही, मुझे लगता है ये कंप्लीट टीम है, प्लेऑफ्स में इसको कोई ट्रबल नहीं कर पाएगा और ये जाएगी फाइनल के अंदर लाजमी। ठीक है, वसीम की आपने बात की तो वसीम को तो बैटिंग में इतना मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन बॉलिंग में कभी कभार वो बीच में विकेट जरूर ले जाते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव वो रहते हैं। हर मैच में मेरे ख्याल से वो 40 तक जा रहे हैं, तो वसीम को मेरे ख्याल से इस चीज पर काम करने की जरूरत है कि वो रन बहुत नहीं करते हैं। चलो ठीक है, मुझे उनकी एज ए बॉलिंग के अंदर एक चीज देख रहा हूँ मैं जो कि उनकी यॉर्कर्स बहुत अच्छी हो गई है, पेस बहुत अच्छी हो गई है, रिदम उनका अच्छा जा रहा है रनअप के अंदर। मार इस वक्त जो है वो कौन सा बॉलर है जिसको नहीं पड़ रही, शाहिन शाह अफरीदी भी मार खा रहे हैं, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी 1-2 ओवर अच्छे करा जाते हैं बीच में, स्पेशली जो उनका चौथा ओवर आता है वो बहुत ही क्लास का आता है मैचेस के अंदर। तो यस यू आर राइट अबाउट दैट कि वसीम को अपनी इस लिहाज से कि अपना रन रेट कंट्रोल करे, तो आई कंसीड दैट, यू आर राइट अबाउट दैट, वसीम को इसके ऊपर अपना काम करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा ये शाहीन की आपने बात की तो पिछले मैच में मेरे ख्याल से उसको मार पड़ी थी, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह हमें विकेट्स लेने के लिए जाता है, वो फुल लेंथ पे बॉल करता है, तो मेरे ख्याल से इसलिए उसको मार पड़ जाती है। लेकिन ये अच्छा है, अगर आपको मार नहीं पड़ती तो आप विकेट ले सकते हैं अगर आपको स्विंग मिल जाती है तो। नहीं, शाहीन ने पिछले आपने वर्ल्ड कप के अंदर 3 छक्के खाए और आखिरी 3 बॉलों के ऊपर, लेकिन आप वो देख लें तीनों बॉल वो विकेट लेने के लिए जा रहा था। और दिस इज द क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी बॉलर्स। पाकिस्तानी बॉलर्स जो होते हैं हमेशा विकेट्स लेने के लिए जाते हैं और हम मैचेस भी इसी क्वालिटी के ऊपर जीतते हैं क्योंकि हमारे बॉलर्स जो हैं वो विकेट्स लेते हैं और अगली टीम को बोल्ड आउट करते हैं। T20 के अंदर हमने सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 39 टाइम्स अगली टीम को बोल्ड ऑल आउट किया हुआ है, सबसे ज़्यादा हमारा, और हमारे आसपास कोई नहीं है। तो ये हमारी नेचुरल गेम है और शाहिन शाह अफरीदी अब समझ गए हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स इस तरह बॉलिंग करते हैं। और ठीक है, वकार यूनुस की आप पूरा कैरियर देख लें, वकार यूनुस अच्छी खासी मार खाते थे लेकिन विकेट्स लेते थे, तो ये पाकिस्तानी बॉलर की पहचान है, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। हमेशा पाकिस्तानी बॉलर जो होता है आगे गेंद फेंकता है, यॉर्कर की रखता है, आगे गेंद फेंक के विकेट्स के अंदर गेंद फेंक के आउट करने की कोशिश करता है, थोड़ी मार खा जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन विकेट्स मिल जाती है हमें। अच्छा, अगर हम PSL की बात करें, इसकी जो कैटेगरी है इनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स पे ये शिकवा रहता है कि हमें इतनी अच्छी कैटेगरी नहीं मिल जाती।
ये जो कामरान अकमल है इनका इशू पेशावर जल्दी के साथ रहा है। फिर अगर हम ये हफीज का देखें तो हफीज को भी मेरे ख्याल से इन्होंने जियो के प्रोग्राम में कहा था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये फॉरेन प्लेयर्स को ज्यादा अहमियत देता है, लोकल प्लेयर को अहमियत नहीं देता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर कामरान अकमल की कैटेगरी अगर उनको सिल्वर कैटेगरी दी हुई थी तो सर उनकी सिविल कैटेगरी भी नहीं बनती थी। ठीक है, तो कामरान अकमल को दीवार पे लिखा हुआ पढ़ लेना चाहिए था, और जब उनको सिल्वर कैटेगरी मिली थी उसी वक्त एक एज ए प्लेयर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि आप कहाँ से गिरे हैं। प्लेटिनियम से आकर आप सिल्वर पे गिरे, तो आपको अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करनी चाहिए थी और सोचना चाहिए था क्या मेरे को अब क्रिकेट खेलनी चाहिए कि नहीं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ना, पैसा कोई भी नहीं छोड़ता, तो कामरान अकमल सिल्वर कैटेगरी में पैसा भी नहीं छोड़े, और बल्कि उन्होंने शोर मचा के, किसी को भी नहीं पता था, कितने बंदों को पता होता है, कितने बंदे पीएसएल को फॉलो करते हैं कि कौन किस कैटेगरी में, लेकिन कामरान अकमल ने खुद शोर डाल के कि मैं एम्बैरेस हो गया, 10 बंदों को उसने खुद बता दिया कि मैं एम्बैरेस हो गया खुद शोर डाल के उन्होंने अपनी कैटेगरी को गोल भी करवा लिया उन्होंने, एक वो लेके पैसे गोल वाले लिए उन्होंने। लेकिन हैविंग सेड दैट, कामरान अकमल को खुद सोचना चाहिए और टीम से आउट हो जाना चाहिए। अब हफीज जो है, अब उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए किस मुंह से कह सकते हैं कि यार मेरी कैटेगरी जो है वो सही नहीं थी। ठीक है, और मैं इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करता कि जो प्लेयर्स जो हैं वो ये कहें कि मुझे जो हमारे जो बोर्ड जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है कैटेगरी के लिहाज से। आपका बल्ला बोलता है। ठीक है, रिजवान जो है वो प्लेटिनियम में कैसे गया, बाबर आजम प्लेटिनियम में कैसे गया, अब बाबर आजम आईसीसी की टीम में कैसे गया है, रिजवान आईसीसी की टीम में कैसे गया है। आपका बल्ला बोलता है। सारे लोग कहते हैं कि आईसीसी जो है वो, बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को कंट्रोल करता है, लेकिन इस दफा सारे रिकॉर्ड जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के हाथ में कैसे आए। जब आप परफॉर्मेंस देंगे ना तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप जब परफॉर्मेंस बल्ले से देंगे, बॉल से देंगे, तो आपको टॉप कैटेगरी मिलेगी। रोने धोने से आप पैसे थोड़े ज्यादा ले लोगे लेकिन इज्जत नहीं कमाओगे। पीएसएल में अगर आप देखें तो शायद अफरीदी साहब खेल रहे हैं अभी तक, मेरे ख्याल से उनका आखिरी सीजन है, लेकिन वो हर बार यही बोलते हैं कि मेरा आखिरी सीजन है, लेकिन फिर आ जाते हैं। इसके अलावा कामरान अकमल भी है, हफीज की भी बात कर ली, एक और प्लेयर सुहेल तनवीर भी है, मेरे ख्याल से बहुत रन पड़ रहे हैं उनको भी। तो सुहेल तनवीर का भी कैरियर खत्म होते हुए नजर आ रहा है आपको। सोहेल तनवीर तो पिछली दफा सोहेल तनवीर जब पहले हाफ के अंदर सोहेल तनवीर को इतनी मार पड़ी कि उन्होंने बाकायदा हाथ खड़े कर लिए थे, कि यार मुझसे बॉल नहीं हो रही, और यूं हाथ खड़े करके उन्होंने कह दिया कि मैं इसको जो भी बॉल करवा रहा हूं आगे से मुझे ये कुटास ही लगा रहा है। और आई हैव सीन कि उसने अपने दोनों हाथ ऐसे खड़े कर लिए थे कि यार मैं क्या करूं। तो सोहेल तनवीर का ऐसा रिकॉर्ड था, लेकिन सोहेल तनवीर ने डिड कम बैक इन दुबई सीजन। दुबई के हाफ में उसने कम बैक किया, ये बात मानने वाली है। सोहेल तनवीर ने कम बैक किया, शायद उसी परफॉर्मेंस के ऊपर कोयटा ने उसको ले लिया वापस। लेकिन ये प्लेयर्स को जिम्मेदारी नहीं दे सकते सर, प्लेयर्स की ये रोजी रोटी है। प्लेयर्स को अगर आप पिक करोगे वो लेंगे, वो पाकिस्तान में पैसा कोई नहीं छोड़ता, पाकिस्तान में क्या दुनिया में पैसा कोई नहीं छोड़ता। ठीक है जी, आप किसी को पैसा दिखाओगे, ऑफर दोगे, वो एक्सेप्ट करेगा। ये जिम्मेदारी बनती है ओनर्स की, ये जिम्मेदारी बनती है टीम मैनेजमेंट की कि वो बेहतर से बेहतर प्लेयर्स लें। केपीएल के अंदर हमें इतने जबरदस्त प्लेयर्स पाकिस्तानी नजर आए, आप उन यंग प्लेयर्स को क्यों नहीं पिक करते। तो आप देखें ना, एहसन जो है कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से जो खेल रहा है, ये 29 ईयर्स ओल्ड का हो गया। पिछले ये 4 साल से डोमेस्टिक में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था, ये क्यों नहीं पीएसएल के अंदर खेल रहा। एक और हमारे प्लेयर हैं, एहसान खान उनका नाम है, वो कोयटा की तरफ से खेल चुके हैं, डोमेस्टिक के अंदर इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वो सिर्फ जब वो इमर्जिंग प्लेयर था कोयटा की तरफ से तभी खेले, और उसके बाद वो कभी भी पीएसएल के अंदर इंटर नहीं हुए। तो ये हमारी जो टीम्स हैं उनको रियलाइज करना चाहिए कि वो बड़े नामों के साथ ना जाएं, वो ऐसे प्लेयर्स के साथ जाएं जो टीम के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें, वैल्यू ऐड कर सकें और आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, बजाय सिर्फ शोर डालने के। और सेकंड थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और जो पीएसएल को इसको इस वक्त सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, फॉरेन प्लेयर्स जितना बड़ा नाम हो उतना लेके आए, जितना अच्छा प्लेयर्स उतना अच्छा लेके आए। फॉरेन प्लेयर्स में सवाए इंग्लैंड के हमें कहीं और से मोहब्बत नहीं मिल रही। साउथ अफ्रीका ने भी, जी रिटायर प्लेयर भी आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के भी हमें इतनी मोहब्बत नहीं मिल रही, ऑस्ट्रेलिया में के भी बहुत कम प्लेयर आए हैं।
तो हमें दूसरे बोर्ड के साथ नेगोशिएट करना चाहिए, कि दूसरे बोर्ड को कहना चाहिए कि हम हमेशा आपके लिए अपने प्लेयर्स भेजते हैं, आप भी उनको अपने प्लेयर्स को राजी करें कि वो थोड़े कम पैसे ही चलें, या फिर पैसे बढ़ा दें। पैसे बढ़ाएंगे तो कोई भी प्लेयर आ जाएगा, आप पैसे बढ़ाएं। मेरे ख्याल से बोर्ड को कम से कम यही चाहिए कि थोड़ा ना कैप बढ़ाएं, बोर्ड खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करे टीम के साथ, और अच्छे बड़े फॉरेन प्लेयर्स को पीएसएल के अंदर लेके आए। पीएसएल के अंदर एक चीज की बहुत बड़ी कमी है कि हमारे पास अच्छे बड़े फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते। ठीक है, हमने अपने सर का मेरे ख्याल से पूरा जायजा ले लिया है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1 घंटे बाद मेरे ख्याल से ये वीडियो कॉल बंद हो जाती है, स्ट्रीम यार्ड की, मालूम है बंद हो जाती है ना। जी, 10 जी, जी। मिनट है हमारे, 10 मिनट है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है, आई थिंक 25 साल बाद। जब उन्होंने लास्ट टाइम किया था तो मेरे ख्याल से मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो अब वो वापस आ रहे हैं और उन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है और फुल स्क्वाड आया है। ऐसी खबरें आ रही थी कि इनका जो स्क्वाड है वो फुल स्क्वाड नहीं आएगा, बीच में इनकी बी टीम आएगी या सी टीम आएगी, उनका फुल स्क्वाड आया है। तो पाकिस्तान की होम कंडीशन तो है, तो लेकिन उनका स्क्वाड भी काफी स्ट्रांग है और एशेज सीरीज बड़े अच्छे मार्जिन से जीत के भी आ चुके हैं। तो इस सीरीज में आपको क्या लग रहा है? सर, ऑस्ट्रेलिया को पूरा फेंटा पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, मेरे नहीं ख्याल से कोई ऑस्ट्रेलिया को इतना कोई सब्सटेंशियल कारकर्दगी देगी। स्पेशली टेस्ट के अंदर पाकिस्तान फेंटा लगाएगी और टेस्ट के अंदर हम स्वीप करेंगे। आप कहेंगे जहीर बहुत बड़ा क्लेम, ऑस्ट्रेलिया एशेज जीत के आ रहा है। सर, कंडीशंस होती हैं। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश ने फेंटा लगाया था, ठीक है। वर्ल्ड कप जो जीता ऑस्ट्रेलिया, मैं हमेशा कह चुका हूं ये फ्लूक था। ऑस्ट्रेलिया अपनी लक की वजह से जीत गया। उधर ड्यू थी, ड्यू में ऑस्ट्रेलिया हमेशा टॉस जीता आया और टॉस जीता वर्ल्ड कप जीता, वो वाला हिसाब था उसका। हैविंग सेड दैट, टेस्ट में फेंटा पड़ेगा। लास्ट 2 टाइम जो ऑस्ट्रेलिया इधर पाकिस्तान का यूएई का टूर किया, फुल टीम आई, फेंटा पड़ा उसको। इस दफा भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जो है फेंटा पड़ेगा। नंबर 1 आपने बात की एशेज की जीत कर आया। 2 दफा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को फेंटा लगा के, एशेज के फौरन बाद पाकिस्तान में आया। 2005 के अंदर पाकिस्तान ने फेंटा लगा के वापस भेजा, और वापस मेरे ख्याल से 2010 के अंदर, अब वो यूएई के अंदर सीरीज थी, पाकिस्तान ने फेंटा लगा के वापस भेजा। तो मेरे नहीं, कंडीशंस मैटर करती हैं। कंडीशन में पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ देगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लेग स्पिन अच्छा नहीं खेलती, स्पिन अच्छा नहीं खेलती, और ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं पाकिस्तानी पिचेस और पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर। ठीक है, अच्छा अगर हम पाकिस्तानी स्क्वाड की बात करें तो मेरे ख्याल से शान मसूद की खबरें आ रही हैं कि वो वापस आ जाएंगे स्क्वाड में, क्योंकि वो जो आबिद अली हैं उनका कोई फिटनेस के मसाइल चल रहे हैं। तो एक तो ये शान मसूद का वापस आना आपके लिए कैसा है, ठीक है या नहीं है? और दूसरा, यासिर शाह की सिलेक्शन पर भी सवाल निशान है, क्योंकि उनका एक स्कैंडल आया था। तो यासिर शाह को शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और शान मसूद के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, शान मसूद, अगर आबिद अली जो हैं वो फिट नहीं है, उनका दिल का मामला चल रहा है, स्टंट उनको दलें, अगर वो फिट नहीं है तो फिर तो शान मसूद की जगह बनती है, तो वो तो शान मसूद आएंगे आराम से। अब्दुल्ला शफीक जो हैं उन्होंने बांग्लादेश के टूर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी, और अब उनको थोड़ा लॉन्ग रन देना चाहिए इस लिहाज से। अब दूसरी बात की आपने यासिर शाह की, देखें वो जो इल्ज़ाम उन पर लगा है वो बहुत हैवी इल्ज़ाम लगा है, और पाकिस्तान को एक चीज़ ये करनी चाहिए कि भाई अगर इस तरह के इल्ज़ाम में अगर ज़रा बराबर भी सच्चाई हो तो ऐसे प्लेयर्स को टीम से दूर ही रखें तो अच्छा है। ठीक है, हम मोरालिटी को देखें, थोड़ा बहुत तो कहीं ना तो हमें पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मोरालिटी के लिहाज से। उनको बहुत ही घुनाना इल्ज़ाम लगा है उनके ऊपर, लेकिन थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करें, अगर पता करें कि भाई वाकई इसमें सच्चाई है कि नहीं है। अगर थोड़ी सी भी है, हल्की सी भी गलती है, तो यासिर शाह को कम से कम तो 2-3 साल का बैन तो लगाए ना, और कानून को, जो कानून करने का वो है, वो कानून को करने दें। जो उसकी वो जो चीज़ें जो चल रही हैं उसको चलाने दें। मेरे ख्याल से कानून ने मेरे ख्याल से उनको बरी कर दिया है, मतलब कि उन पे मेरे ख्याल से किसी किस्म का इल्ज़ाम प्रूफ नहीं हुआ। अगर इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं है, अब देखें ये भी होता है कि कई दफ़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर्स, बड़े आदमी, सेलिब्रिटी के ऊपर लोग इस तरह के इल्ज़ाम लगा के उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं, तो ये कई दफ़ा होता भी है इस तरह। तो अगर इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए पीसीबी को, तो फिर इस चीज़ के ऊपर उनको रोकना नहीं चाहिए। अगर उनकी फिटनेस लेवल है तो उनको खिलाना चाहिए। आप देख रहे हैं लास्ट मैच के अंदर साजिद ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, लेकिन जो नोमान थे
उनसे एक विकेट भी नहीं ली। और आप देख लें कि नुमान ने पूरे टेस्ट मैच में एक विकेट, पूरे दोनों टेस्ट मैचेस में एक विकेट नहीं ली, और बाबर आजम ने 2 ओवर कराया और 2 ओवर में एक विकेट ले ली। तो नुमान के ऊपर काफी ज्यादा सवालिया निशान था उन टेस्ट मैचेस के अंदर। तो शायद वो जगह बना पाए, यासिर शाह आप कम बैक कर सकें। ठीक है, थोड़ी सी फहीम अशरफ की बात कर लेते हैं। बैटिंग में तो उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट रही है टेस्ट में, लेकिन अगर हम पिछले साल देखें तो उन्होंने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, 8 टेस्ट मैचेस में उन्होंने मेरे ख्याल से 10 विकेट्स लिए हैं। तो वो आपको नजर आ रहे हैं फहीम अशरफ टीम में? हाँ देखिए सर, आप दोस्तियां हमारी बाबर आजम, जो एक चीज आप देख लें, वो दोस्ती निभाते हैं, यारों के यार हैं। और बाबर आजम, इट सीम्स लाइक इट, बाबर आजम जो हैं वो हसन अली को पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने खिलाया क्योंकि वो यारों के यार हैं। फहीम अशरफ को वो टेस्ट टीम में अपने साथ घिसा रहे हैं क्योंकि वे यारों के यार हैं। लेकिन इवेंचुअली यू हैव टू रियलाइज, बाबर आजम को रियलाइज करना पड़ेगा कि यारियां एक हद तक चलती हैं। जब वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते तो वो फिर आपकी कप्तानी भी जा सकती है। ठीक है, अभी तो आप मैचेस जीत रहे हैं ना। बांग्लादेश के खिलाफ आपको फहीम अशरफ की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि फहीम अशरफ ने बैट के साथ डिलीवर भी किया। बांग्लादेश का एक मैच के अंदर पाकिस्तान ट्रबल में थी, बैट के साथ डिलीवर भी किया। लेकिन फहीम अशरफ को बॉल के साथ भी डिलीवर करना पड़ेगा। और कब तक वो बाबर आजम की यारी को लेकर टीम में जगह बना पाएंगे? ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मिसबाह हक का मैंने एक बयान सुना है, उन्होंने कहा था कि 27 तारीख को ये फाइनल है और 3 मार्च को मेरे ख्याल से टेस्ट मैच है। तो आपके सारे टॉप प्लेयर्स जो हैं ये पीएसएल खेल रहे हैं, तो एकदम से अगर आप T20 से शिफ्ट होकर टेस्ट में आते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और इस बयान को काफी लोगों ने सराहा भी है कि ये अच्छी बात ही है। पीसीबी को पहले T20 मैच रखने चाहिए थे, फिर टेस्ट, फिर वनडे रखने चाहिए थे, और उसके बाद फिर टेस्ट रखने चाहिए थे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। कई दफा पीसीबी, देखें बहुत सारी पीसीबी कोई जानबूझ के नहीं रखती। क्या आपको नहीं पता कि रमीज राजा को ये बात नहीं पता होगी कि हम अभी पीएसएल खेल के आ रहे हैं तो आते साथ ही हम T20 टेस्ट मैच खेल लेंगे, हमें पहले T20 रखना चाहिए या फिर बाद में टेस्ट, फिर इस तरह करना है। हजारों चीजें जो होती हैं ना वो पर्दे के उस पार होती हैं और पर्दे के उस पार काम कर रही होती हैं। हम जो है एक पॉइंट को पकड़ के क्रिटिसाइज करते हैं, तो मेरे ख्याल से जरा ना पीसीबी वालों को भी थोड़ा सा लीवे देना चाहिए। हमें उन पर भी थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि यार इनमें भी थोड़ी अकल है, ये शायद कोई वजह ही होगी तो इन्होंने इस तरह किया हुआ है। वरना इतने बेअकले ये भी नहीं है कि अगर मिसबाउल हक जैसे अजीम थिंकर, अजीम स्ट्रेटजिस्ट, जिसको स्ट्रेटजी बनाना बहुत ही अच्छा आता है, उसको अगर ये बात समझ में आ गई है तो मेरे ख्याल से रमीज राजा और पीसीबी वालों को भी आ गई होगी। कोई वजह ही होगी, कोई दूसरी ही वजह होगी जिसकी वजह से टेस्ट मैच पहले हैं। और हमारे प्लेयर्स जो है ना, अगर आप देखें ना, हमारे प्लेयर्स प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, वो संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। हम ये और ऊपर से कंडीशंस हमारी हैं तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, वी विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपको मेरे ख्याल से हमने 1-2 बजे तक जगाया है, बहुत शुक्रिया आपका। हमने बहुत तफसील से बात की है और अभी तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन अगर कोई बाद में देखेगा तो आप इनके चैनल को जाकर देख भी सकते हैं। वहां पर आपको बहुत अच्छा तजिया मिल जाएगा ऑल ओवर क्रिकेट, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट का आपको तजिया मिल जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल का नाम है क्रिकेट एनालिसिस विद जहीर, तो काइंडली आप यूट्यूब पे जाइएगा अगर और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। मुझे आपसे बात करके हमेशा बहुत मज़ा आता है और बेहतरीन आप सवाल पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि अगली बंदे की जितनी जो नॉलेज है वो अंदर से निकाल कर अगला बंदा बाहर देते। भले हमारे में कम हो ज़्यादा हो, हम जितने भी हैं वो आपके सामने आपके सवालों के साथ आगे रख देते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा एक मिनट में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लाहौर, ज़ल्मी और तीसरी टीम कौन सी थी? कोयटा, इन तीनों में से आपको 2 टीमें कौन सी नजर आ रही हैं कि वो दोनों आगे जाएंगे? क्योंकि कराची तो मुझे लग रहा है बाहर होने वाली है। कराची और लाहौर बाहर होंगी, कोयटा आगे जाएगी। कोयटा और लाहौर, ज़ल्मी, कोयटा और ज़ल्मी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके जी, अल्लाह हाफिज।